बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजा ज़ोई बक्सीर। नाजरीन, आप देख रहे हैं वाव न्यूज़ का ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। आज मैं आपके लिए फिर से आज़ाद कश्मीर की पूंछ डिवीज़न के नवाही गांव सिंगड़ा की एक स्टोरी लेके आया हूं, जिसमें एक 15 साला लड़का मुबैना तौर पर कत्ल होता है और उसके कत्ल होने के तकरीबन 7 से 8 रोज़ के बाद उसके वालिदैन इंसाफ के लिए दर बदर फिरना शुरू करते हैं। ये सारी स्टोरी क्या है, आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। तो आपको बताता चलूँ कि सिंगड़ा जो गांव है ये पूंछ डिवीज़न का एक गांव है और इसमें दिलचस्प बात ये है कि ये गांव ज़िला बाग के यानी कि LA-14 के वस्त में वाक़या है। यूँ एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक दिलचस्प सिनेरियो ये बनता है और यहाँ पे यूँ दिलचस्प सूरत हाल ये बनती है कि एक दूसरे ज़िले का गांव एक दूसरे ज़िले के दरमियान में वाक़ है। यहाँ की तकरीबन 4000 की आबादी है और यहाँ की आबादी के बेशतर मामलात ज़िला बाग की जो है हदूद में लगते हैं और यहाँ से ही वो डील होते हैं। इनके करीबी अगर हम स्टेशन की बात करें बाज़ार की तो वो तहसील दिरकोट है या फिर आप अर्जा कह लें, वो एरिया है। तो कहने का मकसद ये है कि गरबी बाग के पास ना सिर्फ इनका बाज़ार और बाकी मामलात हैं बल्कि इनकी रिश्तेदारियां भी गरबी बाग के साथ मुंसलिक हैं। बहरहाल ये तो एक सियासी सिलसिला है जिसको मैं भी समझने से कासिर हूँ और अगर आप इसको समझते हैं तो आप ज़रूर समझाइएगा। बात करेंगे इस केस के हवाले से। दानिश परवेज़ जो है इसका मुबैना तौर पर कत्ल होता है और स्टोरी कुछ यूँ है कि जो दानिश है ये आज से तकरीबन 20 रोज़ पहले अपने कज़न के घर रावलपिंडी से आता है और इस घर से आता है कि दानिश और उसके कज़न आपस में मिलके तहसील दुरकोट के अंदर कोई कारोबार शुरू करेंगे और यूँ वो अपनी घर की कफालत में अपने बाप का साथ देगा। बहरहाल 10-15 दिन गुजरते हैं तो उसके बाद अचानक रात के 10 बजे उसके वालिद को कॉल जाती है और बताया जाता है कि उसके बेटे ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर दी है। बहरहाल उसका बाप दूसरे दिन सुबह पहुंचता है अपने गांव में तो अपने बेटे की लाश देखता है, तो जिसके बाद उस घर के यानी कि उस कत्ल होने वाले के कज़न ये बताते हैं कि इसने खुदकुशी की और फिर पड़ोसी भी आके यही कहते हैं कि इसने खुदकुशी की है। अदनान अल्ताफ़ जो पड़ोसी है इस दानिश परवेज़ का, ये बार बार कहता है कि इसने खुदकुशी की है और फिर ये इसके वालिद परवेज़ को ये समझाता है मकतूल के कि आप अगर थाने कचहरी के चक्कर में जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप गरीब आदमी हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका यूं वक्त का ज़िया होगा, तो लिहाजा आप ये कीजिए कि आप चल के DSP से इस चीज़ की इजाज़त लें कि आप हमें तदफीन करने की इजाज़त दें। हम ये मानते हैं कि हमारे लड़के ने खुदकुशी की है। बहरहाल DSP के पास जाते हैं, वो तदफीन करने की इजाज़त मांगते हैं और उसको इजाज़त मिल जाती है और उसके बाद वो तदफीन करते हैं। तदफीन होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बातें शुरू हो जाती हैं कि आया उसने गोली उसको कैसे लगी, आया किसी ने उसको गोली मारी या नहीं मारी, वो पिस्तौल कहाँ से आया। जब ये व्हाट वेयर व्हेन वाला जो सिनेरियो क्रिएट होता है तो उस दौरान उसके बाप को ये एहसास होता है कि हो सकता है कि उसके बेटे को गोली मारी गई हो। तो फिर वो इस तरह से इन्वेस्टिगेट खुद से करना शुरू करता है। तो उसको पहले बताया जाता है कि जो पिस्टल है वो पता नहीं उसने कहाँ से लाया। फिर वो इस बात को एडमिट कर देते हैं कि पिस्टल वो उसी घर का था। तो फिर यूं एक मामला उलझता जाता है। फिर इसमें वहाँ पर लोकल कम्युनिटी ऐड होती है, वो काफ़ी ज़्यादा शोरगुल करते हैं और यूं दोबारा से वो बंदा जाता है पुलिस के पास और अपनी दरख्वास्त देता है कि मेरे बच्चे का कत्ल हुआ है, लिहाजा पुलिस साफ शफाफ तहकीकात करे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ये स्टोरी इतनी ज़्यादा जो है आसान नहीं है समझना। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये जो गांव है इसके इंतज़ामी उमूर ज़िला पूंछ के साथ मिलते हैं यानी कि रावलाकोट के साथ। और फिर किस बुनियाद पर ये जो परवेज़ साहब थे ये तहसील दिरकोट में जो कि गरबी बाग का हिस्सा है, ज़िला बाग का जो हिस्सा है, उसके पास जाते हैं और वहाँ से जाके इजाज़तनामा तलब करते हैं। अगर कानूनी तौर से देखा जाए तो इनको
जाना चाहिए था अपने ज़िला में और अपनी तहसील के पुलिस स्टेशन में। बहरहाल ये एक सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। और फिर दूसरा कानूनी हिसाब से अगर सवाल रेज किया जाए वो ये उठता है कि किस बेस पे तहसील दिरकोट के डीएसपी ने एक दूसरे थाने के केस को खुद से लिया और या फिर एसी साहब ने खुद से लिया और उस पे उन्होंने इजाज़त भी दे दी। फिर दूसरा सवाल ये है कि परवेज़ साहब ने आखिर जब वो घर पहले दिन पहुंचे, जब उनको पता चला कि उनके बेटे को मुबैना तौर पर गोली लगी है या उसने खुदकुशी की है, तो उन्होंने उस वक्त तहकीकात का मुतालबा क्यों नहीं किया? उस वक्त वो अपने कज़न के या फिर अपने उस पड़ोसी अदनान अल्ताफ़ की बातों में क्यों आ गए कि ये जो सारा मामला है ये खुदकुशी का है और इसमें तहकीकात होनी चाहिए और इस तरह की बातें? उस वक्त उनको उन बातों में नहीं आना चाहिए, उस वक्त उनको स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि औलाद से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। फिर 7 दिन के बाद उनको ये एहसास होता है कि नहीं भाई मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, तो वो दोबारा से रिजू करते हैं और फिर वो दोबारा से ज़िला बाग और तहसील दिरकोट के पुलिस स्टेशन में और एसपीडीसी के पास जाके हाजिर होते हैं। तो सवाल यहाँ पे सबसे पहला ये है कि इन्होंने परवेज़ साहब ने अपने बेटे की लाश देखी तो उस वक्त ये फैसला क्यों किया कि भाई मैं तहकीकात नहीं करवाऊंगा और हमारे बेटे को तदफीन की इजाज़त दे दें। और फिर 7 दिन के बाद और फिर आखिर 7 दिन के बाद इन्होंने इस केस को दोबारा से क्यों हाईलाइट किया कि भाई मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, लिहाजा पुलिस साफ शफाफ तहकीकात करे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब इसका कत्ल हुआ या फिर इस लड़के ने मुबैना तौर पे खुदकुशी की, उस वक्त जो अहले मोहल्ला थे उन्होंने कोई बोल्ड स्टेप क्यों नहीं लिया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भाई इसकी तहकीकात होनी चाहिए? उन्होंने भी हाँ में हाँ क्यों मिलाई? उन्होंने भी तदफीन क्यों होने दी? बहरहाल ये सारा सिनेरियो हुआ और उसके बाद ये है कि अब जो परवेज़ साहब हैं इन्होंने दोबारा से पुलिस में दरख्वास्त दी, जिसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ वो पिस्तौल बरामद किया बल्कि उसी घर के एक फर्द को भी गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस तो अपनी तहकीकात कर रही है, लेकिन यहाँ पे 3-4 बुनियादी सवालात मैं आपके लिए छोड़ता जाता हूँ। सबसे पहले सवाल ये है कि एक तो इन्होंने दिरकोट पुलिस से इजाज़त ली जो कि कानूनी हिसाब से इनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इनका जो एरिया है वो दूसरा था। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सोशल मीडिया पे केस आता है तो सोशल मीडिया पर नित नए तबसरे शुरू हो जाते हैं। अहले सिंगड़ा में बहुत अहले दानिश और फ़हम फरासत वाले लोग मौजूद हैं, तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करना या इलाके को बदनाम करना किसी मसले का हल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये केस पुलिस के पास चला गया, जब यहाँ पर तहकीकात होना शुरू हो गई, तो फिर आखिर कोई ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसको सोशल मीडिया पे इस तरीके से एक बवाल खड़ा किया जा रहा है कि गोया कोई जो है नाइंसाफ़ी कर रहा है या पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस इनकी नहीं सुन रही और उसके बाद सोशल मीडिया पर ना सिर्फ मकतूल की फैमिली का ट्रायल हो रहा है बल्कि जिसके घर में वो लड़का कत्ल हुआ उसका भी ट्रायल शुरू हो गया। ऐन मुमकिन है कि घर में पिस्तौल होते हैं, उमूमन आज़ाद कश्मीर के हर घर में ही असला होता है, तो वो लड़के आपस में खेलते हुए उमूमन या पिस्तौल को साफ करते हुए या कुछ भी करते हुए फायर चल गया हो। ऐन मुमकिन है उस लड़के के अपने हाथ से चला हो या ऐन मुमकिन है किसी दूसरे लड़के के हाथ से चल गया हो और उस दौरान उसकी जान चली गई हो। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो तहकीकात में सामने आ जाएंगी। बहरहाल ये सारा सिनेरियो है और इसके हवाले से जो तहकीकात होंगी, पुलिस तहकीकात करेगी, वो सामने आ जाएगी। बस जाते हुए आपसे नाज़रीन ये कहना है कि जब भी आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस कोई वाक़या होता है तो ऐसे वाक़यात में पहली बात यह है कि हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हमें सब्र तमल से काम लेना चाहिए, कुछ इंतज़ार करना चाहिए। और यूं किसी का सोशल मीडिया ट्रायल करना, चाहे वो मकतूल की फैमिली हो या फिर कत्ल करने वाले की फैमिली हो, उनका सोशल मीडिया ट्रायल करना सरासर नाइंसाफ़ी है। और फिर कानून को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए कि वो अपनी तहकीकात को मुकम्मल करे और फिर इस मामले का हल निकाले। और दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि जो अहले मोहल्ला होते हैं वहाँ पर फ़हम फरासत वाले लोग मौजूद होते हैं, उनको भी इस मामले का कोई हल निकाले दिया जाना चाहिए। खुद से ये इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाना नाइंसाफ़ी है और इससे माँ सिवाय इलाके की बदनामी के और दोनों ख़ानदान के, चाहे वो कत्ल करने वाला ख़ानदान हो या मकतूल का ख़ानदान हो, दोनों के लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के अलावा हम कुछ नहीं हासिल करते। बस जाते हुए आपसे इतना कहना है नाज़रीन के हद नज़र से आगे ज़िंदगी अभी मुस्कुराती है। मेरा पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बतें तकसीम कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।